अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 लेकर दोबारा हाजिर हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4.5 से हाजिर हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एपी हमने कंप्लीट कर ली। अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई। उसका हमने मीन भी देखा, उसका हमने सम भी देखा, उसका सीक्वेंस भी देखा, कौन कौन सी टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं किस किस तरीके से। अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्या आने वाली है, एक नई सीरीज नहीं, एक नया सीक्वेंस आ रहा है। सीरीज इसके बाद आएगी। नया सीक्वेंस है जिसका नाम है जियोमेट्रिक सीरीज या प्रोग्रेशन, जिसे हम कहते हैं जीपी। ठीक है, तो जीपी में भी हमें वही काम करना है जो हमने एपी में किया था। कोई सी भी टर्म हमें कह देंगे कि फाइंड करो, बस हमें देखना ये है कि जीपी होती क्या है। ठीक है, जैसे एपी थी, अगर मैं यहाँ पे एक एपी लिखूं तो एपी कैसी थी, 2 4 6 8 10 ऐसे करते हुए चल रही थी। यानी कोई नंबर ऐसा था जो कि प्लस होता जा रहा था हर एक टर्म में। ठीक है, एक फिक्स नंबर था। अब जीपी कैसी हो जाएगी, 2 4 8 16 32 64, यानी हर नंबर एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, वैसे तो हम मल्टीप्लाई ही कहेंगे। ठीक है, चाहे अपॉन में हो या डिवाइड हो रहा हो, बात मल्टीप्लाई की ही होती है। तो कोई एक फिक्स नंबर होगा जो कि क्या होता जा रहा है, सबसे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। एपी और जीपी में बस इतना ही फर्क है। इसमें प्लस होता है कोई नंबर जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते थे, इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते थे डी से, कॉमन रेशो को हम डिनोट करेंगे आर से। बाकी कुछ नहीं बदलेगा। एन इज वही नंबर ऑफ टर्म, ए एन इज लास्ट टर्म या जनरल टर्म, और ए इज फर्स्ट टर्म, सब कुछ वही रहेगा। बस पर किसका आएगा, यहाँ डी था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एपी को मिटा देता हूँ, सिर्फ जीपी से काम लेंगे हम, और फिर हम इसका फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ए इज फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और ए एन इज जनरल टर्म या लास्ट टर्म, जिसे हम कहते हैं जनरल या लास्ट टर्म। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, और क्या था, आर आ जाएगा। ठीक है, उसमें डी था, इसमें आ जाएगा आर। आर इज कॉल्ड कॉमन रेशो। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ठीक है, जैसे डी हम फाइंड करते थे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करके, ऐसे ये कॉमन रेशो है, ये हम फाइंड करेंगे A2 को A1 से डिवाइड करके। यानी कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके फाइंड करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा जीपी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो अब मैं अगर जीपी की जनरल फॉर्म बनाऊं, यानी एक जीपी आपको बनाकर दिखाऊं, तो कैसी होगी। सबसे पहले होगा मेरे पास फर्स्ट टर्म यानी कि A, अगली टर्म मल्टीप्लाई होकर आ जाएगी, यानी इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा आर से, आर इज कॉमन रेशो, कोई भी नंबर हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई हुआ, क्या बन गई, ए आर। अब यही वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, ए आर से दोबारा होगी आर से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, फिर ये वैल्यू आर से मल्टीप्लाई होगी तो ए आर क्यूब। ऐसे करते करते हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ए आर 4 हो जाएगा। करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, हम चले जाएंगे लास्ट टर्म तक। और लास्ट टर्म कैसी होगी, यानी आखिरी टर्म जिसमें आर मल्टीप्लाई होगा, वो होगी कुछ, देखकर बताएं आप कुछ। देखिए, फर्स्ट टर्म है, कोई आर नहीं है। सेकेंड टर्म है, आर की पावर कितनी है, 1 है। थर्ड टर्म है, आर की पावर 2 है। सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म है, आर की पावर 3 है। फिफ्थ टर्म है, आर की पावर 5 है। तो nth टर्म है तो आर की पावर n-1 हो जाएगी। n-1, आर क्यों लिखा मैंने, n-1। सेम यही काम था जो हम क्या कहते हैं एपी में करते हुए आ रहे थे, एक डी कम हो जाता था। सेम वही काम यहाँ पर है, जैसे कि ए था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी जो टर्म होती थी उससे एक डी कम होता था। इसी तरीके से यहाँ पर है, जो टर्म होगी उससे आर की पावर 1 कम होगी, तो ये बन जाती है आपकी लास्ट टर्म या जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या बनाया भाई हमने, मिल गया फॉर्मूला हमें, जनरल टर्म ए एन जिसे हम कहते हैं ए आर n-1, ये है छोटा सा फॉर्मूला जिससे हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो स्क्रीनशॉट लें, इतना ही इसका इंट्रोडक्शन बताना था मुझे, काफी है इतना बताना।
अब जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलें बच्चों, उम्मीद है आपने इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आ गए एक्सरसाइज पर। 4.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ मैंने फाइंड लिखा है क्योंकि काफी बड़ा था और जो भी है वो आपको पता है क्या कह रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग जीपी जो हमें दी गई है। तो उसका पहला पार्ट ये है, कह रहे कि इसमें जो टर्म हमने आपको कही है वो फाइंड करें। कौन सी कही है? सीक्वेंस ये चल रहा है, इसके आगे डॉट डॉट है, कह रहे हैं कि 5th टर्म फाइंड करें। तो कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है। आ जाए करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? एज वी नो, हम जानते हैं ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ठीक है, ए एन क्या होगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सारी वैल्यूज। इन्होंने कही है 5वीं टर्म, और एन क्या होता है मेरे पास? नंबर ऑफ टर्म्स। इन्होंने कही है 5वीं टर्म। अब क्या 5वीं टर्म से आगे कोई काम है मुझे? बिल्कुल नहीं है। तो मेरी सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक की हो गई? 1 से लेके 5 टर्म्स तक की। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5 हो गए, यानी कि 5 टर्म्स हो गई। फाइंड क्या करना है? A5 मुझे फाइंड करना है, यानी कि AN। और उसके बाद A यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे दिया गया 3, और R चाहिए सबसे मेन चीज। ठीक है, R कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म उठाएं, थर्ड टर्म सॉरी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा दें। 6/3 डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2। कॉमन रेशो भी मिल गया, पुट करा देते हैं, आ गया आंसर। A5 इज इक्वल टू A की जगह आ गया 3, R की जगह आ गया 2, N है 5 माइनस 1। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसी होगी। 3 इज जस्ट 3, 2 की पावर 5 माइनस 1 इज 4, 2 की पावर 4 हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 16, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 3 जा 48। ये आ गई A की पावर सॉरी 5th टर्म। कोई मुश्किल काम था? यही होगी 5वीं टर्म। चाहे तो आप अगली टर्म को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देखें, 3 को 2 से किया 6 हो गया, 6 को 2 से किया 12 हो गया, 12 को 2 से करेंगे 24 हो जाएगा, 24 को 2 से करेंगे 5वीं टर्म आएगी जो कि क्या होगा? 48। ये आ गई 48। है आसान सा काम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसी में से एक मुश्किल वाला करवाता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 3 पर। 2 बहुत आसान सा है, सीधे सीधे नंबर्स हैं, वो आप फाइंड कर लिएगा। हम आ गए 2 पर क्योंकि इसमें रूट दिया है, क्योंकि काफी बच्चे परेशान होते हैं कि सर रूट वगैरह आ गया कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वजह से मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे होते हुए। ठीक है, क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं ना। पहले A चाहिए था, A आ गया। N चाहिए, N कहाँ से आएगा? जितनी टर्म्स वो कह देंगे उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। उसके बाद R चाहिए, R कैसे निकलेगा? 4√2 को हम डिवाइड 2√2 को डिवाइड करा देंगे 4 से, डिवाइड करा दिया हमने 2 जा और 2 जा, यानी 2 1 जा और 2 2 जा 4। तो क्या आ गया कॉमन रेशो? √2/2। तो हर वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होती जा रही है? √2/2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें A12 फाइंड करना है। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला एज वी नो वाला। क्या जानते हैं हम? AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1। तो AN की जगह क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। A इज जस्ट 4, R इज √2/2 और N इज 12 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम इसको, और कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। 4 ऐसे ही आ गया, √2 लिखना है, √2/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 11 बचे। अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं सारी चीजें, देखते हैं क्या आ रही है टर्म 4। देखिए, अब अगर मैं एक काम करूं, √12 को मैं दे दूं पावर 11, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे वाले 2 को भी मैं दे दूं पावर 11। ठीक है, फिर हम आगे जो बढ़ेंगे वो देखेंगे। देखो इससे क्या होगा, 2 का स्क्वायर बना लेता हूं क्योंकि ये दोनों स्क्वायर है, पावर 2 है, दोनों की पावर्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, √2 की पावर 11/2 की पावर 11, तो 2 स्क्वायर से इसकी 2 पावर कैंसिल होंगी, कितनी बचेंगी? 9 बचेंगी। तो √2 की पावर 11 हो गई, और अपॉन में 2 की पावर क्या आ गई? 9। ठीक है, अब बिल्कुल भी आपको आंसर ऐसा नहीं दिया होगा कि इतनी सारी पावर्स वो छोड़ दें। इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे आयोटा की पावर्स ब्रेक कर करके हम सॉल्व करते थे, वैसे ही हम इसकी पावर को ब्रेक करके
सॉल्व करेंगे। कैसे होगी ब्रेकिंग इसकी, क्योंकि पावर 11 है, मैं इसको ब्रेक करूंगा कैसे, स्क्वायर कैसे कैंसिल होता है, सॉरी रूट कैसे कैंसिल होता है स्क्वायर से। तो मैंने एक पावर स्क्वायर वाली बनाई, अब इसको 2 से इतना मल्टीप्लाई करा लूं कि 11 आए या उससे कम आए। तो 11 तो आने से रहा, 2 5 जा 10 जरूर आ जाएगा, यानी कि 5 जरूर आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 5 जा 10 बचेगा। तो पावर कितनी कंज्यूम हो गई यहाँ पर, 10 पावर्स कंज्यूम हो गई, एक रह गई। तो उस एक को मैंने अगर लिया साइड में, ब्रेकिंग करी हमने, और नीचे आ गया 2 की पावर 9। ठीक है, तो 2 5 जा 10 यूज हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे हम, बचेगी 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 9 इंटू अंडर रूट 2। सही है, अब ऊपर पावर 5 इस 9 से कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे वाले की रह जाएगी 4, ऊपर वाले की रह गई हमारे पास अंडर रूट 2 से। तो A12 हमारे पास क्या आने वाला है, अंडर रूट 2 अपॉन 2 की पावर 4 है तो 16, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गई आपकी 12 टर्म। बाकी जो हमें करना है अब वो नेक्स्ट सवाल में देखेंगे क्या करना है। ये था आसान सा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 4 पर, जो कि आयोटा वाला था। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं करवा देता हूँ, वरना अगर नंबर्स में होते तो मैं इसे नहीं करवाता, क्योंकि आसान सा काम है वो आप कर सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले अपनी वैल्यूज निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म होगी आयोटा, ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16th टर्म फाइंड करने को कही है तो 16 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। उसके बाद आर निकालते हैं, आर क्या होगा, 1 डिवाइड होगा किसके साथ, आयोटा के साथ। ठीक है, 1 डिवाइड बाय आयोटा, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा। तो हर टर्म किससे मल्टीप्लाई होती जा रही है, 1 अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई होती जा रही है। सॉरी, अब क्या करेंगे, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, A16 फाइंड करनी है हमें, यानी कि 16th टर्म फाइंड करनी है। तो हम चलेंगे आगे, एज वी नो करते हुए सारी चीजें तो हमारे पास आ गई हैं, कोई इशू है ही नहीं। वैल्यूज पुट करेंगे, A n इज इक्वल टू ARn-1, तो AN हो जाएगा 16, A की जगह आ जाएगा आयोटा, R की जगह आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा, और 16 माइनस 1, आयोटा इज जस्ट आयोटा, 1 अपॉन आयोटा की पावर बचेगी 15। नीचे कैंसिल वैंसिल कराएंगे हम जो भी होगा, लेकिन उससे पहले देखें, अब 1 की पावर तो कुछ भी रखें, 1 1 ही रहना है। ठीक है, आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, अब आयोटा से इसकी एक पावर हो गई कैंसिल, क्या बचा, 14 रह गया। ठीक है, 14 रह गया, तो 1 अपॉन 14 आ रहा है मेरे पास, 1 अपॉन आयोटा की पावर 14। ठीक है, अब क्योंकि आयोटा की वैल्यू मेरे पास अंडर रूट -1 है, और मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर मेरा किसके बराबर होता है, सिर्फ -1 के, तो मैं अपनी पावर 14 को आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कैसे ब्रेक करूंगा, स्क्वायर लगाया मैंने यहाँ पर, और 2 को इतना मल्टीप्लाई करना है कि उसकी पावर 14 आ जाए, तो 2 7 जा 14। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, पता है हमें, -1 के बराबर होता है। जैसे अभी हमने अंडर रूट को ब्रेक किया था, वैसे ही हमने इसको ब्रेक किया। तो आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 की पावर 7। अब 7 पावर ऑड है तो माइनस साइन रहेगा, और नीचे आ जाएगा 1, तो सिंपल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, A16 का -1, यानी कि 16th टर्म इसकी होगी -1। हर टर्म ऐसे ही ट्रांसफर हो रही है, एक आयोटा फिर 1 माइनस आयोटा, अब आ जाएगा -1। ठीक है, फिर ऐसे करते करते हर टर्म ऐसे ही चेंज होती चली जाएगी, इन 4 पे ही घूमेगी, आयोटा 1 माइनस आयोटा -1, इन सब पे ही घूमेगी। और 16th टर्म आपकी कौन सी आ रही है, -1। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं हम उसी का। देखिए मैंने क्वेश्चन मिटा दिया, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसी का पार्ट नंबर 5 है। अब ABC की फॉर्म में दिया गया है तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल वही काम लेकर चलेंगे, बस ABC की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्या करना है मुझे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है B² - C², उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल लेता हूं मैं, कौन सी टर्म कही है, 9th टर्म कही है, तो टोटल टर्म्स ही कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद R चाहिए मुझे,
b प्लस सी डिवाइड हो जाएगा, b प्लस सी डिवाइड हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से। तो r क्या बनेगा भाई, देख लेते हैं क्या बन रहा है। b प्लस सी ऊपर ही रहेगा, देखिए इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ब्रेक हो जाएगा b प्लस सी अपॉन b माइनस सी में। तो b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल, कॉमन रेशियो कितना आ गया 1 अपॉन बी माइनस सी, यानी हर टर्म्स किससे मल्टीप्लाई होती जा रही है, b माइनस सी से। मुझे क्या फाइंड करना है, a9 फाइंड करना है, ठीक है, नवी टर्म है ये फाइंड करना। हम लगाएंगे फॉर्मूला एज वी नो, क्या जानते हैं हम, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो ए एन की जगह लिख दिया जाएगा 9, ए की जगह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आर की जगह आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सॉरी n माइनस 1 है, n कितना था हमारे पास 9 माइनस 1, ठीक है, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया था। नीचे आ जाते हैं हम, इसको एक्सपेंड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये देखें b माइनस सी है, ये ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक्सपेंड होगा यानी b प्लस सी और b माइनस सी, इसको नीचे वाले से मुझे कराना है कैंसिल। 9 माइनस 1 आ जाएगा 8, ये आ गया 8, ठीक है। अब कैंसिलेशन जब हम कराएंगे तो कैसी होगी देख लेते हैं, कैसी होगी, क्या होगा, जो भी होगा हम कर देंगे भाई। ए 9 फाइंड कर रहे हैं, बी प्लस सी, बी माइनस सी, ठीक है। अब पावर 8 है तो 1 की पावर तो कुछ भी रहे वो 1 ही रहेगा, ठीक है। पावर मेन किस पे चली जाएगी, बी माइनस सी के ऊपर चली जाएगी पावर 8, ठीक है। अब बी माइनस सी एक पावर कैंसिल कर देगा, बचेगी 7 पावर, तो ऊपर बचा मेरे पास b प्लस सी, नीचे आ गया b माइनस सी की पावर 7, ये होगी आपकी 9th टर्म, ठीक है। उतार लो जल्दी से, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने जितने इंपॉर्टेंट पार्ट थे यानी मुश्किल पार्ट जो हो सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, देखें क्या कह रहे हैं, सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा। कह रहे हैं कि ना जीपी A1 इज इक्वल टू 5/9, A6 इज इक्वल टू 15625/9, फाइंड nth टर्म। तो यानी an फाइंड करना, मैंने काम की चीजें यहाँ पर लिख ली, सवाल आपको पूरा साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखें मुझे A1 दिया गया है यानी कि फर्स्ट टर्म दी गई है, और A6 दिया गया है यानी कॉमन रेशो नहीं दिया गया, मुझे बस कॉमन रेशो चाहिए, और n टर्म तो n ही है, n के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ r मुझे चाहिए ताकि मैं nth फॉर्मूले में पुट कर सकूं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मुझे प्रोवाइडेड है तो मुझे उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो A6 दी गई है अकॉर्डिंग टू 6th टर्म, छठी टर्म के मुताबिक क्या होगा, A6 होता है यहाँ पर AR6 माइनस 1, ठीक है, ऐसे ही होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें पता है कि AN इज इक्वल टू ARN माइनस 1 होता है, जो टर्म फाइंड करनी होती है वो हम n की जगह रखते हैं। अब छठी टर्म फाइंड करनी थी तो हमने n की जगह क्या रख दिया, 6 रख दिया। अब A6 मुझे दिया गया है 15625/9, ठीक है। A है यानी कि फर्स्ट टर्म है जो कि मुझे पहले से प्रोवाइडेड है, ये आ गया, और R 6 माइनस 1 क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, ये भी 5 से कैंसिल होगा, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और 0 लगेगा बीच में, नहीं 0 क्यों लगेगा, यहाँ से 1 बचा, 5 2 जा 10 इसको दिया हमने, और फिर 2 बचा इसको दिया, 5 2 जा 2 सॉरी 5 5 जा 25, यानी 5 को आप इससे डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा 3125, यानी यहाँ पर क्या वैल्यू बच गई 3125 इज इक्वल टू r की पावर 5। अब मुझे क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है, यहाँ फिफ्थ रूट, सॉरी यहाँ पावर 5 है, यहाँ भी मैं क्या करूंगा फिफ्थ रूट लगाऊंगा तो कैंसिल होगा, तो इससे अच्छा मैं ले लेता हूँ टेकिंग, स्क्वायर खत्म करना होता है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो फिफ्थ पावर 5 खत्म करनी है, मैं लेने वाला हूँ फिफ्थ रूट, ठीक है, टेकिंग फिफ्थ रूट। तो यहाँ हम क्या करेंगे 3125 लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 रूट के बाहर, यहाँ आएंगे तो भी 5 और r की पावर 5, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसका फिफ्थ रूट निकालेंगे हम,
तो ये 3125 है, मुझे मालूम है क्योंकि मैंने निकाला हुआ है पहले भी, ठीक है। ये 3125 बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाले नंबर्स हैं क्योंकि ये 5 के स्क्वायर यानी 5 की पावर्स में शामिल हो रहे हैं, इस वजह से मुझे मालूम है। आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यानी 5 की पावर जब 5 कर दी जाती है तो ये आंसर आता है 3125, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से r निकला हमारे पास, ये लिख दिया मैंने, कॉमन रेशो मिल गया मुझे, a मुझे बताया गया, फाइंड क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है, अभी के अभी कर लेंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, हम फाइंड कर लेंगे। नाउ nth टर्म an इज इक्वल टू ar n-1, यही होता है फॉर्मूला nth टर्म का, लिख दिया हमने यहाँ पर। n इज जस्ट n, a इज 5/9, r इज 5 n-1, ठीक है। अब देखें 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 वाले नंबर से, हम क्या करेंगे, बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला काम करेंगे, इसकी पावर 1 है तो n-1 के साथ इसकी पावर आके प्लस हो जाएगी, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, यानी an कितना आ रहा है, 5 की पावर n/9, ये आ गई आपके पास nth टर्म, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। कितना आसान था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, बिल्कुल सेम वही सवाल यहाँ पर दिया गया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। उसमें भी nth टर्म फाइंड करने को दी थी, 2 अलग अलग टर्म्स हमें दी गई थी, फिर हमने nth टर्म फाइंड करी। यहाँ भी हमें nth टर्म फाइंड करने को कहा, कह रहे हैं कि सवाल आपको पूरा साइड में दिख रहा होगा, मैंने सिर्फ काम की चीजें लिखी है। कह रहे हैं कि फाइंड द nth टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक सीरीज इफ दिस एंड दिस इज गिवन, यानी कि 5वीं टर्म और तीसरी टर्म को डिवाइड करके, यानी उनका रेशो दिया गया 4/5 और सेकंड टर्म बताई गई, सॉरी 4/9 और सेकंड टर्म बताई गई है 4/9, यानी दोनों टर्म्स दोनों चीजें सेम है, तो हमें सेम से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम से मतलब है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या दी है, हमें चाहिए 2 चीजें से, nth टर्म फाइंड करनी है, n से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि n की जगह n ही रखना है। हमें 2 चीजें चाहिए, एक r और एक a। जैसे हम AP में थे तो हमें 2 चीजें चाहिए होती थी, एक a और एक d, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से अब GP में है तो भी हमें कितनी चीजें चाहिए, 2 चीजें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो, जब भी हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, वरना कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं आगे, जो हमें कंडीशन दी गई है a5/a3 इक्वल टू 4/9, ठीक है। अब अगर मैं 5वीं टर्म लिखूं कैसी होगी, ar 5-1 यही होगी, ar 3-1 इक्वल टू 4/9, ठीक है। a से a मैंने कैंसिल करा दिया, r की पावर हो गई 4 और ये हो गया 2, 4/9 ऐसे ही रहा, ठीक है। 5वीं टर्म और तीसरी टर्म को मैंने बाकायदा लिखा के, ऐसी होती है ए आर की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हम ए और आर फाइंड करने आए हैं। ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से कम आर तो मुझे मिल ही जाएगा, स्क्वायर से 2 पावर इसकी कैंसिल हुई तो आर स्क्वायर ऊपर बचा, 4/9 आ गया। अब स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसको हम करते हैं यहाँ पर जगह चाहिए, ठीक है, आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाऊंगा मैं, दूसरी तरफ रूट आएगा और प्लस माइनस साइन लगेगा, 4/9 प्लस माइनस 4 का रूट हो जाएगा 2 और 9 का रूट हो जाएगा 3। तो r की 2 वैल्यूज आएंगे, एक आई है +2/3 और एक आई है -2/3। तो अब हम फाइंड करेंगे a, और a कैसे फाइंड करेंगे, a हम फाइंड करेंगे इस वाली टर्म से, यानी सेकेंड टर्म से। नाउ ठीक है, a2 मुझे दिया गया है 4/9, 4/9, ठीक है। तो a2 की वैल्यू असल में क्या होती है, ar, यानी सेकेंड टर्म कैसी होती है, ar बनती है जब हम ar की फॉर्म में लिखते हैं। ना याद आ रहा हो तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कैसी बन रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, हम a फाइंड करना है और r हम कौन सा रखने वाले हैं, पहले प्लस का 2/3 रखेंगे। तो a को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, +2/3 हम रखेंगे यहाँ पे, 2/3 इक्वल टू 4/9, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा और 3 3 जा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, जब हमने प्लस का 2/3 रखा तो a भी आ गया प्लस का 2/3। इसी तरीके से अब आपको नजर आ रहा होगा कि जब वैन
r इज इक्वल टू -2/3 रखा जाएगा, तो a भी क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। ये बाकायदा आप निकाल के देख भी सकते हैं, यहाँ पर ही अगर मैं पुट करूं तो कैंसिल होगा, तो -2/3 आना ही आना है, ठीक है। माइनस यहाँ बचेगा, वो हम उस तरफ भेज देंगे, -2/3 हो जाएगा, सीधा सा काम है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बन गई, 2a है 2r, ठीक है। तो दोनों के लिए हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, मैं आपको ये बात भी बता दूं, बुक में सिर्फ एक वैल्यू के लिए सॉल्व किया और वो है माइनस वाली। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करिएगा कि एक वैल्यू के लिए सॉल्व करें, दोनों के लिए सॉल्व करिएगा, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4nth टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू ar n-1। ए की जगह आ जाएगा हमारे पास, कौन सी टर्म रख रहे हैं हम, पहले पुट करेंगे दोनों प्लस वाली, यानी कि 2/3, और r की जगह भी क्या आ जाएगा 2/3 n-1। देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2/3 की पावर n-1 और +1, तो -1 + 1 कैंसिल, 2/3 की पावर क्या बचेगी, n बचेगी, ठीक है। ये आ गया an, कब, जब हमने यहाँ लिख देते हैं हम a 2/3 है और r भी क्या है 2/3, इसके लिए जब हमने सॉल्व किया, दोनों प्लस के थे। नाउ अब किसके लिए हम सॉल्व करने वाले, a -2/3 हो जाएगा और r भी क्या हो जाएगा -2/3, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, an फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ भाई, इसी में मैं पुट करूंगा, -2/3 आ गया, और r की जगह भी क्या आ जाएगा -2/3 n-1, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे तो बेसिस दोनों की सेम है, भले माइनस साइन है, कोई इशू नहीं है। तो -2/3 के साथ हम लेके जाएंगे n-1, बेसिस सेम, पावर z, इसकी पावर 1 थी, बेसिस सेम थी, दोनों की पावर z हो गई, तो +1 -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास आंसर, 2/3 की पावर n, ये है आपका आंसर, ठीक है। अब बुक में दो तरीके से आंसर लिखा है, दूसरा वाला तरीका मैं नीचे लिख देता हूँ। इन्होंने 1 को यानी इस -1 को अलग किया है, माइनस साइन को अलग किया, और कैसे अलग किया है, -1 की पावर भी n कर दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और वो 1 माइनस को दे दिया, ठीक है। और क्या बच जाएगा 2/3 की पावर n। ये दोनों आंसर आपकी बुक में मौजूद हैं, ठीक है। जल्दी से उतार लें, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे। चले बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरीके से था, कर लिया। अब हम आए 4 पर। 4 का सवाल आपको साइड में नजर आ रहा होगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर उसका सीक्वेंस लिखा है। कह रहे हैं कि शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, कह रहे हैं शो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स इन टर्म्स, यानी इस सीक्वेंस को अगर हम रेसिप्रोकल उलट कर दें, फॉर्म अनदर जीपी, तो भी एक और जीपी बनेगी। कह रहे हैं कि अगर इसको उलट कर दिया जाए तो भी एक और जीपी बनेगी। और जीपी का पहचानने का तरीका क्या है, जीपी को पहचानने का तरीका ये है कि उसके साथ कोई ना कोई कॉमन रेशो होता है, यानी एक वैल्यू से वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे कि जब हम कॉमन डिफरेंस पे यानी एपी पे थे तो हम दो वैल्यूज को माइनस कर करके देखते थे कि सब में कॉमन डिफरेंस सेम है। इसी तरीके से अगर मैं इसको इससे डिवाइड कराऊं तो भी सेम आंसर आएगा, इसको इससे डिवाइड कराऊं तो भी सेम आंसर आएगा। यही तरीका है कॉमन रेशो से पता करने का कि जीपी बन रही है कि नहीं। अगर कॉमन रेशो सेम है तो जीपी है, कॉमन रेशो सेम नहीं है तो जीपी नहीं है, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन के हिसाब से इन्होंने क्या कहा था कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो a1 1/a1 r², 1/a1 r4, और ये आगे तक चलता चला जाएगा। मैंने सबको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये भी एक जीपी बनाएगी, प्रूव करके। 4 GP कॉमन रेशो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं R मस्ट बी, अब यहाँ पे R मैं नहीं लिख रहा क्योंकि R की ही फॉर्म में दिया गया, कॉमन रेशो मस्ट बी सेम। कॉमन रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, करा देते हैं भाई। सेकंड
सेकेंड टर्म इज 1/a1r²। अब क्योंकि मैं घिचपिच से बचना चाह रहा हूं तो मैं इसको ऐसे अलग से लिख दूंगा, वरना डबल डिवीजन में मैं लिख सकता हूं। ठीक है, सेकेंड टर्म को डिवाइड करा दिया मैंने किससे, फर्स्ट टर्म से। थर्ड टर्म को डिवाइड कराऊंगा मैं सेकेंड टर्म से, a1r4 डिवाइड होगा किससे, a1r² के साथ। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिखा। अब ऐसे क्यों लिखा, डिवीजन को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि पहले से ही ये अपॉन में है यानी डिवीजन में है। अगर मैं इसको भी मजीद डिवीजन में लिखता तो डबल डबल हो जाता, तो इतनी सारी वैल्यू आ जाती, जो कि हमें सॉल्व करना आता है लेकिन सवाल खराब सा लगता ना, तो इस वजह से मैंने उसको ऐसा नहीं किया। a1r² ऐसे ही रखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में साइन करूंगा और वैल्यू को पलट दूंगा, 1 नीचे और a1 ऊपर। ठीक है, ये तरीका हमने बचपन से किया हुआ है। a1r4 मल्टीप्लाई और इस वैल्यू को भी पलट देंगे तो a1r² हो जाएगा। अब जो भी दोनों का आंसर आएगा ना वो सेम होना चाहिए। a1 से a1 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, 1/r²। यहाँ आएंगे a1 से a1 कैंसिल, r² से इसकी 2 पावर कैंसिल, तो भी आंसर क्या आ रहा है, r²। कॉमन रेशियो सेम आ गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिंस द कॉमन रेशियो इज सेम so proved that the reciprocal is forming a GP। ठीक है, ये हो गया प्रूव, और ये हमने लिख दिया वर्डिंग में भी छोटा सा, ये काम हो गया। इतना सा सवाल था ये। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।